ठाकरे, उद्धव ठाकरे करीब आए हैं, एक साथ आने के लिए मंच साझा किया है। 20 साल के बाद ये दोनों भाइयों का मिलन हुआ है, तो उसको देखते हुए भी ऐसा लगता है कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनको ऐसा एहसास ज़रूर हो रहा हो कि बीजेपी के साथ तो वो हैं, लेकिन बीजेपी के साथ होकर भी जिस तरह का उनको कह सकते हैं कि जो ओहदा या सम्मान मिलना चाहिए वो वैसा मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। पहले तो वो कह रहे थे, लग रहा है कि शायद वो अब इस गठबंधन में हैं तो, लेकिन वो शायद बस यूं ही हैं, उनका कोई बहुत ज़्यादा कद या बहुत ज़्यादा सम्मान इस गठबंधन में नहीं बचा है। बिल्कुल। महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार, तीन की तिगड़ी, लेकिन मुख्यमंत्री पद एक ही था। चाहत अजीत पवार ने नहीं दिखाई, उप मुख्यमंत्री पद तक सीमित रहे और ऐसा हुआ भी। लेकिन एकनाथ शिंदे, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपने गांव से लेकर दिल्ली तक का दौरा किया, इतना दबाव बनाया कि मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। तो क्या अजीत पवार का दूरियां बनाना और क्या मुख्यमंत्री पद के चाहत ना रखना, क्या यही वजह है कि आज अजीत पवार, उनकी पार्टी और उनके विधायकों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उनके खिलाफ कोई भी जांच नहीं बैठाई जा रही है और इसलिए अजीत पवार को भारतीय जनता पार्टी का साथ भी मिल रहा है? लेकिन क्या एकनाथ शिंदे की यही चाहत उन्हें ले डूबी है कि अब महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी बीएमसी चुनाव से पहले एक बार फिर एकनाथ शिंदे के कद को घटाने में लग चुकी है? जहां देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन गृह विभाग भी उनके जिम्मे में ही आया। एकनाथ शिंदे के हाथ मानो दोनों खाली रह गए। लेकिन अब एकनाथ शिंदे ने जो ऐलान किया कि बीएमसी चुनाव बीजेपी के साथ नहीं बल्कि अकेले अपने दम पर लड़ेंगे, तो इसके बाद से ही उनके विधायकों पर एक्शन शुरू हो गए और अब ऐसे में मजबूरन एकनाथ शिंदे को भी अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। एकनाथ शिंदे को खुली हिदायत देनी पड़ी कि संयम बरते, अनुशासन बनाए रखें और विधायकों को कहा कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं जिससे उंगली उनके ऊपर उठे। देखिए, एक बड़ी खबर है जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के बड़े नेता एकनाथ शिंदे ने अपनी पार्टी के लोगों को सख्त संदेश दिया है। उन्होंने पार्टी के मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों को अनुशासन में रहने को कहा है। शिंदे ने कहा है कि लोग गड़बड़ करते हैं और सुनना उन्हें पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर वे नहीं मानते तो उन्हें कार्यवाही करनी पड़ सकती है। ये बयान तो दिया गया, लेकिन एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की जो ताकत है वो किस आधार पर कम हो रही है? ऐसा हम नहीं बल्कि ऐसा यहाँ कई और दलों के जरिए भी कहा जा रहा है। देखिए, विपक्ष की तरफ से कहा गया है कि एकनाथ शिंदे का जो दिल्ली दौरा था, जब उनके विधायक पर, उनके मंत्री पर एक्शन हुआ, आयकर विभाग का नोटिस जारी किया गया संजय सिरसाट को और इसके साथ साथ संजय गायकवाड़ पर गंभीर आरोप लगे एक कैंटीन कर्मचारी के साथ मारपीट के। इसके बाद वो फौरन दिल्ली रवाना हो जाते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करते हैं। तो इस मुलाकात के आधार पर विपक्ष का ये कहना है कि महायुति सरकार के अंदर जबरदस्त लड़ाई झगड़ा चल रहा है। एनसीपी शरद पवार के विधायक रोहित पवार ने कहा, शिंदे की पार्टी के कुछ नेताओं को आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिल रहे हैं। शिंदे को शायद कोई आंतरिक साजिश होने का डर हो सकता है। आगे ये कहा गया कि अजीत पवार की पार्टी के लोगों को कोई नोटिस नहीं दिया जाता, लेकिन शिंदे की पार्टी के लोगों को नोटिस मिलता है। ये बात काफ़ी अजीब नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी मुंबई नगर निगम के चुनाव से पहले शिंदे का असर कम करना चाहती है और यही बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या शिंदे के असर को कम करने की कोशिश की जा रही है और क्या एकनाथ शिंदे को मजबूरन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से कोई बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है, जहां 20 साल बाद जाकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आए। क्या इस मुहिम में अब एकनाथ शिंदे भी साथ देते हुए नजर आएंगे? कई बड़े सवाल इसी से जुड़ जाते हैं। मौजूद है न्यूज़ रूम में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है उनके मंत्रियों पर एक्शन होना, आयकर विभाग का नोटिस जारी होना, संजय सिरसाट जो शिंदे के विधायक हैं
हैं और फडणवीस सरकार में मंत्री हैं, वो ये तक कहते हैं कि मेरे बाद एकनाथ शिंदे के बेटे का भी नंबर है, श्रीकांत शिंदे को भी नोटिस जारी हो सकता है। तो क्या एकनाथ शिंदे को फंसाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, बिल्कुल जब से सरकार बनी है उसके बाद से ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे को लगभग बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया है। आपको याद होगा कि जब सरकार बन रही थी उस वक्त भी एकनाथ शिंदे ने तमाम तरह की कोशिश की कि भाई उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि तमाम योजनाएं उन्होंने शुरू की थी और ये भी कहा जाता है कि उन्हीं के नाम पर वोट जो है वो यहाँ पर बीजेपी अजीत पवार को मिलता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन जब सरकार बन जाती है, एक तरीके से कहा जा सकता है बीजेपी के पास लगभग 130-32 सीटें आ जाती है और बीजेपी को पता लग जाता है कि लगभग पूर्ण बहुमत उनके पास है, क्योंकि अजीत पवार पहले ही कह रहे थे कि भाई मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जो कह सकते हैं शिंदे हैं, उनसे आपको पता करना पड़ेगा कि वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते। यानी कि लगभग ये कन्फर्म था कि शिंदे के बिना भी बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बना लेती और बनाना चाह भी रही थी। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले के को देखते हैं तो नज़र आता है कि शिंदे सरकार में तो हैं, लेकिन सरकार में होने के बावजूद भी जो तवज्जो और जिस तरह का सम्मान मिलना चाहिए वह सम्मान नहीं मिल रहा। अब आप देख रहे हैं कि जिस तरह से उनके ही पार्टी के 2-3 नाम ऐसे हैं जो लगातार ना सिर्फ सुर्खियों में हैं बल्कि एक तरीके से शिंदे गुट के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास भी किया जा रहा है। कई जानकार ये भी कहते हैं कि इस चीज़ों को देखते हुए इस समय शिंदे बहुत परेशान भी हैं। जिस तरह उनका बयान भी निकल कर सामने आता है कि जितने भी मेरे विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको अपने काम पर फोकस करना चाहिए, वो यहाँ वहाँ देखेंगे तो इससे पार्टी की बदनामी होगी। अब ये बदनामी कौन करवाना चाहता है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा संजय सिरसाट के कमरे के अंदर वो बैठे हुए हैं, वहाँ पर नोटों से भरा हुआ बैग नज़र आता है और कोई उनका वीडियो शूट करता है और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। इसमें भी संजय कह सकते हैं कि संजय का नाम आता है और इसके संजय राउत का नाम आता है। इसके अलावा जो संजय गायकवाड़ हैं वो भी कहीं ना कहीं एक अलग वजह सुर्खियों में रहते हैं। तो ये 2-3 नाम जो हैं वो लगातार शिंदे के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। वैसे में क्या वाकई में देखा जा सकता है कि शिंदे गुट के ऊपर बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि ये भी लगातार देखा जा रहा है कि उनके ऊपर दबाव बनाया गया तो कहीं ना कहीं उनका जो संगठन है, जो दल है, वो 2 हिस्सों में बंटा हुआ। यहाँ विपक्ष की तरफ से खास तौर पर संजय राउत की तरफ से कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस चुप क्यों हैं? क्या चुप्पी का कारण है कि आप मुश्किलों में आ रहे हैं या चुप्पी का कारण कि एकनाथ शिंदे का साथ नहीं देना? देखिए, जाहिर बात है क्योंकि इतने बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद भी शिंदे को लेकर अभी तक कोई डायरेक्टली तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने कुछ नहीं कहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह का मामला अगर सामने आता है तो उसकी गंभीरता को देखना चाहिए। और ये जिस तरह बयान सामने आ रहा है कि जो कह सकते हैं कि संजय सिरसाट की तरफ से कि अभी मेरा नंबर है, कल हो सकता है शिंदे के बेटे का भी नंबर यहाँ पे लगता हुआ नजर आ जाए, तो ये बताता है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें खलबली मचती हुई दिखाई दे रही है। और साथ में जब से राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे करीब आए हैं, एक साथ आने के लिए मंच साझा किया है, 20 साल के बाद ये दोनों भाइयों का मिलन हुआ है, तो उसको देखते हुए भी ऐसा लगता है कि जो एकनाथ शिंदे हैं उनको ऐसा एहसास ज़रूर हो रहा हो कि बीजेपी के साथ तो वो हैं, लेकिन बीजेपी के साथ होकर भी जिस तरह का उनको कह सकते हैं कि जो ओहदा या सम्मान मिलना चाहिए वो वैसा मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। पहले तो वो कह रहे थे कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता। एक तो वहाँ से कहीं ना कहीं उनको दूर कर दिया जाता है। उसके बाद भी आप देखेंगे उनके मंत्रियों को लेकर कोई बहुत ज़्यादा अपने पीछे कुछ समय पहले देखा कि उनकी सुरक्षा भी वापस ले ली जाती है कई लोगों के ज़रिए। तो ये देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं दबाव बनाने का प्रयास कर रही है। और यहाँ पर जो महाराष्ट्र राजनीति है उसमें कई तरह के ऐसे पेच उलझ के सामने आ रहे हैं जिसमें शिंदे को ऐसा लग रहा है कि शायद वो अब इस गठबंधन में है तो, लेकिन वो शायद बस यूं ही है, उनका कोई बहुत ज़्यादा कद या बहुत ज़्यादा सामाजिक गठबंधन में नहीं बचा है। बिल्कुल, रात के अंधेरे में कई ऐसे महाराष्ट्र में खेल हुए हैं जहां कुर्सी तो वही रही लेकिन चेहरे बदलते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब एकनाथ शिंदे के जरिए या उनके विधायकों पर जो एक्शन हुआ है और जो उसके बाद बयान एकनाथ शिंदे का आया है कि उनके ऊपर उंगली उठ रही है, तो अब क्या इस पूरे मामले में चुनाव से पहले क्या कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होया जा सकता है? क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स है और इस पूरे मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना अलग रुख इख्तियार किया है। अब पूरे मुद्दे को लेकर अब आप क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।